WIP न्यूज में आपके साथ आशु धारीवाल। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरों का। करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर, सुरक्षा मामलों की अहम समिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोदी कैबिनेट में रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालय भाजपा के पास ही है। पीएम ने अपनी विश्वसनीय कोर टीम को पुराने मंत्रालय सौंपकर साफ कर दिया है कि पिछली नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। गठबंधन सरकार होने के बावजूद नीतियों में सुधार को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अहम फैसले लेने वाली सुरक्षा मंत्रिमंडलीय समिति से जुड़े रक्षा, गृह, विदेश और वित्त मंत्रालयों को भाजपा नेता को ही सौंपा है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, गृह मंत्रालय अमित शाह, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण को दिया गया है। 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की सरकार के दौरान यह मंत्रालय कांग्रेस ने अपने पास ही रखे थे। वहीं एनडीए की पहली सरकार जब बनी थी तो इन मंत्रालयों को गठबंधन के साथियों के साथ बांटा गया था, लेकिन 2014 से 2019 के दौरान एनडीए के 2 कार्यकाल में चारों मंत्रालय भाजपा के पास रहे, क्योंकि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत था। हालांकि इस बार नतीजे के तुरंत बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रालयों में से एक मंत्रालय गठबंधन के सबसे बड़े साथी तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड मांग सकते हैं, लेकिन कयासों के विपरीत इस मामले में बीजेपी ने जिस तरीके से मंत्रालयों को पहले ही, यानी कि जिन पहले सांसदों के पास मंत्रालय थे उन्हें वापस लौटाकर ये साबित करते हैं कि सुरक्षा को लेकर वो किसी भी तरीके से बदलाव नहीं करेंगे और इन प्रमुख मंत्रालयों में भाजपा का ही सांसद रहेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा को संघ से दूरी अब भारी पड़ रही है। जिले में ना तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखी और न ही डैमेज कंट्रोल के लिए बैठक हुई। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया, लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रम तक ही समेटे रखा। लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली भाजपा की हार के भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हो, पर संघ से दूरी भी एक बड़ी वजह है। संभवतः यह पहला चुनाव है जिसमें भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक भी संघ से परामर्श नहीं लिया, लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रम तक ही समेट रखा है। इसका भाजपा को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये पहला चुनाव था जिसमें चुनावी प्रबंधन ने संघ परिवार और भाजपा में दूरी बनाई रखी। भाजपा ने किसी भी फैसले में उनसे परामर्श करने तक की जरूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मौन साध रखा था। आमतौर पर चुनाव में जमीनी प्रबंधन में सहयोग करने वाले संघ में स्वयंसेवक इस चुनाव में शायद ही कहीं दिखे। जिले में ना तो संघ और भाजपा की समन्वय समितियां दिखी और न ही डैमेज कंट्रोल के छोटे छोटे स्तर पर अमूमन होने वाली संघ परिवार की बैठकें होती नजर आई। कम मतदान पर लोगों को घर से निकलने वाले समूह भी इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे और यही अब यहाँ पर बड़ी वजह उभरती हुई दिख रही है बीजेपी के कम सीटों में सिमटने की। अभी और सताएगी गर्मी। उत्तर पश्चिम व पूर्वी भारत में 5 दिन का लू अलर्ट जारी कर दिया गया है। पारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के आसार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रचंड गर्मी अल नीनो का परिणाम है। प्राकृतिक रूप से होने वाले इस घटना से मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर में सतह के पानी का अत्यधिक गर्म होना और वायुमंडल की निचली परत में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में तेजी वृद्धि है। दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देने को है, लेकिन उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत को झुलसा देने वाली गर्मी से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। कई इलाकों में पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रचंड गर्मी अभी कम से कम और 5 दिन सताएगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि भी हो सकती है। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में मानसून पूर्व बारिश का अनुमान भी है। भारत मौसम विभाग ने कहा, अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में लू से भीषण चलने वाली गर्मी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा तट वाले कुछ हिस्से भीषण लू से बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। बीते 24 घंटे के दौरान इन राज्यों के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रही और अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है। यह सामान्य से 2-4 डिग्री अधिक भी हो सकता है।
प्रचंड गर्मी अपने साथ कई बीमारियां भी ला रही है। लू की चपेट में आने वालों की संख्या भी अब तेजी से बढ़ती दिख रही है। जम्मू में हुए हमले में 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। अमेरिकी M4 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से रियासी व राजौरी के जंगल में अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य जांच एजेंसी की टीम ने घटनास्थल से सबूत भी जुटाए हैं। शिवखोड़ी धाम से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। इसमें लश्कर कमांडर अबू हमजा के भी शामिल होने का शक है। आतंकियों ने हमले में अमेरिकी M4 राइफल का इस्तेमाल किया था। चौथे आतंकी की मौजूदगी की भी आशंका जताई जा रही है। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से रियासी व रजौरी के जंगल में अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य जांच एजेंसी की टीम ने घटनास्थल से सबूत भी जुटाए हैं। जांच अधिकारियों ने बताया, बस में सवार श्रद्धालु और प्रत्यक्षदर्शियों को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक चौथा आतंकी हमलावर को कदर दे रहा था। आशंका जताई जा रही है कि आतंकी रियासी और राजौरी से सटे जंगलों की ऊंची पहाड़ियों पर गुफाओं में छिपे हो सकते हैं। चीन पाकिस्तान से कैसे निपटेंगे? विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद जयशंकर ने बताई योजना। विदेश मंत्री ने कहा, मेरे लिए ये बेहद सम्मान की बात है कि मुझे एक बार फिर से विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने का मौका दिया गया है। पिछले कार्यकाल में विदेश मंत्रालय ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हमें G20 की सफलता की अध्यक्षता की, कोरोना की चुनौती का पूरा हमने सामना किया। एनडीए सरकार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण और विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद एस जयशंकर ने बतौर विदेश मंत्री अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने विदेश नीति में मोर्चे पर सरकार की योजना में बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, दुनिया में बहुत उथल-पुथल है, दुनिया खेमों में बढ़ती है और तनाव और संघर्ष भी बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में भारत की पहचान एक ऐसे देश की है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, जिसकी प्रतिष्ठा पर जो है उसका एक अलग ही प्रभाव है। चीन पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा, लोकतंत्र में किसी भी सरकार का लगातार तीसरी बार चुना जाना एक बड़ी बात है। दुनिया को इससे पता चलेगा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है। जहां तक पाकिस्तान और चीन की बात है तो दोनों देश के साथ रिश्ते अलग अलग हैं तो समस्या भी अलग अलग होंगी। हमारी कोशिश है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर हल खोजा जाए और पाकिस्तान के साथ हम चाहते हैं कि सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर कोई हल निकाला जाए। यूपी से बड़ी सुर्खियां। सांसद दंपति अखिलेश डिंपल पर अब सबकी नजरें हैं। 18वीं लोकसभा में पति पत्नी की देश भर से एकमात्र जोड़ी सामने आ रही है। अखिलेश यादव न सिर्फ पहली बार अपनी पत्नी के साथ लोकसभा में मौजूद रहेंगे, बल्कि इस बार उनके 3 भाई भी बतौर सांसद सदन में उनके साथ रहेंगे। चूंकि सैफई परिवार के 5 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। चुनावी दंगल में तो पति पत्नी के आमने सामने की लड़ाई के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक अलग अलग सीट से एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नज़ीर कम ही मिलती है। इस बार 18वीं लोकसभा के दौरान जब सदन में सभी सांसद बैठेंगे तो यूपी से अखिलेश यादव और डिंपल यादव के रूप में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी भी सभा का ध्यान खींचेगी। यह पहली बार है कि किसी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए हैं। अखिलेश अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से तो उनकी पत्नी डिंपल यादव पड़ोस की मैनपुरी सीट से सांसद चुनी गई है। दोनों ने ही रिकॉर्ड वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। डिंपल यादव तो सपा की ओर से जीतने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने में अव्वल है। उनके बाद उनके पति अखिलेश यादव की जीत का अंतर पार्टी में दूसरे नंबर पर है। ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है। ऐसे में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान जब दोनों सदन में मौजूद रहेंगे तो सभी की निगाहें उन पर रहेंगी। अगर दोनों के लिए बैठने की जगह भी पास होगी तो ये देखना भी दिलचस्प होगा। पाकिस्तान का अब सुपर 8 में क्वालिफाई करने का मौका कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ बड़ी जीत पर निर्भर करेगा, लेकिन इसके लिए उसे उम्मीद करनी होगी कि अमेरिका टीम भारत और आयरलैंड के खिलाफ मुकाबलों में बुरी तरह से हार जाए। बाबर आजम की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत निराशाजनक रही और टीम ने ग्रुप ए में अपनी शुरुआती
दोनों मुकाबले गंवाए हैं। पाकिस्तान को पहले अमेरिका के खिलाफ उलटफेर भरी हार का सामना करना पड़ा था, तो वहीं रविवार को भारतीय टीम ने भी रोमांचक मैच में 6 रन से उसे हराकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। अब पाकिस्तान को कनाडा के खिलाफ तीसरा मैच खेलना है और अगर टीम को सुपर 8 चरण के लिए दौड़ में बने रहना है तो उसे हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। इस जून शीर्ष पर पहुंच सकती है खुदरा महंगाई। गर्मी से खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं। सब्जियों की महंगाई दर भी जून में बढ़कर 30% के आसपास पहुंच सकती है, जो अप्रैल में 27.7% रही थी। पिछले महीने सब्जियों में दाम मासिक आधार पर 5.2% बढ़े थे। खाने पीने की वस्तु और खासकर फल सब्जियों की कीमतों में वृद्धि से खुदरा महंगाई जून 2024 में एक बार फिर बढ़कर 5.14% पर पहुंच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दिसंबर 2023 के बाद इसका 5 महीने का उस स्तर रहेगा और उस समय खुदरा महंगाई 5.69% रही थी। अप्रैल में ये घटकर 11 महीने से निचले स्तर पर 4.83% पर आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से इसके बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बढ़ते तापमान ने सब्जी और फलों की फसल को प्रभावित किया है। इससे खाद्य महंगाई मई में बढ़कर 9.1% के स्तर पर पहुंची थी, जो अप्रैल में 8.7% रही थी। इसका असर कुल महंगाई पर देखने को मिल सकता है। सरकार को खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार ने मुख्य महंगाई भी 3.3% से बढ़कर जून में 3.5% तक पहुंच सकती है। तो ये थी सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।